वॉर। तो मैंने कितनी वॉर मूवीज देखी होंगी? ऋतिक रोशन वाली तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन अगर मैं ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर को मिला लूं तो टोटल 3 मूवीज, एंड दैट इज मोर देन द नंबर ऑफ लॉन्ग रनिंग शोनन्स आई हैव वॉच्ड इन माय लाइफ। सो यस, मैं वॉर मूवीज के बारे में बात करने के लिए एकदम परफेक्ट इंसान हूँ। एंड नहीं, मैंने ये स्क्रिप्ट कोई माल फूक के नहीं लिखी है, मैं बस अपना क्रिंज ह्यूमर वापस डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, भले ही मैं वॉर मूवीज में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन तब भी मैं वो एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही सकता हूँ जो एक मूवी को देख के मुझे मिला है। और जिस मूवी की बात हम आज करने वाले हैं उसका नाम है बेयरफुट गैन, और इसका एक सीक्वल भी है बेयरफुट गैन 2, और हम दोनों ही मूवीज के बारे में बात करेंगे। ये मूवी हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्बिंग पर बेस्ड है, एंड दिस इज द मोस्ट ब्रूटल एंड हॉरिफाइंग डिपिक्शन ऑफ वॉर शोन इन एनी एनिमे। आई एम श्योर बहुत लोगों ने भले ही ये मूवी ना देखी हो, लेकिन एक एनिमे क्लिप जरूर देखी होगी जिसमें आसमान से एक बॉम्ब गिरता है, एंड इन जस्ट एन इंस्टेंट जहां वो गिरता है वहां पर सभी लोग बुरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं। और जिस तरह से उस सीन को दिखाया गया है, जैसे लोग पिघलते हैं, इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम थिंग्स आई हैव सीन इन एनिमेशन मीडिया। एंड अब से 4-5 साल पहले जब मैंने उस क्लिप को देखा था, इट रियली अनसेटल्ड मी। और अब जब मैंने इस मूवी को एक्चुअली रिविजिट किया है तो मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा यंगर सेल्फ वायलेंस के डिपिक्शन को लेकर कितना पागल रहता था। इट वॉज लाइक अ कॉम्पिटिशन टू मी कि मैं कितना ज्यादा ग्राफिक वायलेंस एंड्योर कर सकता हूँ। एंड इस सीन में कुछ तो था जिसने मुझे बहुत ज्यादा अनसेटल किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो क्या था। आई मीन, मैंने वायलेंस के नाम पर क्या कुछ नहीं देखा है, घिनौनी से घिनौनी चीजें देखी हैं। इविल डेड, फाइनल डेस्टिनेशन, रॉन्ग टर्न, हैनिबल, सॉ, हॉस्टल, मार्टर्स और भी ना जाने क्या क्या। तुम जिस भी तरह की चीर फाड़ इमेजिन कर सकते हो ना, मैंने सब कुछ देखा है। एंड येट देयर इज समथिंग अबाउट दिस सीन फ्रॉम बेयरफुट गैन दैट पुट्स यू एट अनईज। एंड मूवी रिविजिट करने के बाद आई थिंक मुझे इसका आंसर मिल गया है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। इस सीन में वायलेंस इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है कि उसको किसी की वायलेंट अर्जेस को फीड करना है, बल्कि वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि कोई दुनिया को वो सब बताना चाहता है। जो उसने देखा है वो सबको दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग जाने कि उस दिन क्या हुआ था, कि वॉर और उसका आफ्टरमैथ कैसा होता है पूरी तरह से जले हुए लोगों को ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए देखना। अ सीन दैट सीम्स स्ट्रेट आउट ऑफ हेल। खैर, मैं वायलेंस के डिपिक्शन के बारे में और ज्यादा बात नहीं करूंगा। इट एग्जिस्ट इन द मूवी टू शो द वर्ल्ड एंड रिमेंबर हाउ इट हैपेंड एंड हाउ इट वाज लाइक टू बी देयर। पर हम और चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। मूवी प्राइमरीली गैन और उसकी फैमिली के अराउंड रिवॉल्व करती है कि वो वॉर में किस तरह से सर्वाइव कर रहे थे, एंड इवन आफ्टर द न्यूक्लियर अटैक एंड लूजिंग most of his family members, how Gan and the remaining family members survived and lived through those tough times। कैसे गैन और सर्वाइवर्स से मिला और कैसे उन लोगों ने मिलकर एक दूसरे की हेल्प करके जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। ऑल ऑफ दिस फॉर्म्स द बेसिक क्रक्स ऑफ द मूवी। इस मूवी को अडेप्ट किया गया है सेम नेम की मांगा से, जिसको लिखा है केईजी नाकाजावा ने। एंड नो सरप्राइज कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है। हिरोशिमा बॉम्बिंग के दौरान नाकाजावा सिर्फ 6 साल के थे, एंड आई कैन नॉट इमेजिन कि उतनी सी उम्र में एक न्यूक्लियर अटैक सर्वाइवर होना कैसा होता है। बट एक चीज जो मूवी में दिखाई गई इन स्टोरीज में कॉमन है, वो है ह्यूमन पेन एंड सफरिंग। नो मैटर तुम 6 साल के हो, 30 साल के हो या 80 साल के हो, द वॉर डज नॉट लीव यू अनस्कार्ड। और नाकाजावा ने बहुत छोटी सी उम्र में ही बहुत ज्यादा सफरिंग देखी है। ये मूवी हमें बहुत अच्छा ग्लिम्प्स देती है कि वॉर में रहना कैसा होता है। नाकाजावा ने मेन कैरेक्टर गैन के थ्रू अपनी इस स्टोरी को बताया है, और जितना हो सके इवेंट्स को उन्होंने जैसा देखा वैसा ही रिप्रेजेंट किया है, और चीजों को फैक्ट एक्यूरेट रखने की कोशिश की है। गैन अपने परिवार के साथ हिरोशिमा में रहता है, जिसमें उसका छोटा भाई, बड़ी बहन, पिता और माँ है, और उसकी माँ जल्द ही एक और बच्चे को भी जन्म देने वाली है। पूरा परिवार इस बात को बहुत सीरियसली लेता है कि माँ का ख्याल रखना और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना उनकी पहली प्रायोरिटी है। यानी भले ही वो खुद भूखे रह लें, लेकिन कुछ भी करके माँ के लिए खाना लेकर आएंगे। एंड आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स हाउ हार्टफेल्ट एंड हार्ट ब्रेकिंग इट वॉज एट द सेम टाइम to see them struggle so much for the food, and to see a kid ask his mother whether he can suck on the fish bones after she was done eating। फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, एंड इट वॉज ट्रूली विजुअली हॉरिफाइंग, बट आई थिंक व्हाट फॉलोज इज इवन मोर हार्ट ब्रेकिंग। जब बात सर्वाइवल की होती है तो इंसान और जानवर में ज्यादा फर्क नहीं रह जाता है। और मुझे इन दोनों मूवीज की ये बात काफी पसंद आई कि नाकाजावा ने ना सिर्फ अपनी स्टोरी को प्रेजेंट किया है, बल्कि उसके साथ उन्होंने दूसरों का जो स्ट्रगल और लॉस देखा उसको भी बहुत अच्छे से दिखाया है। पहली मूवी में एक अमीर इंसान की साइड स्टोरी है जो बॉम्ब से डायरेक्टली अफेक्टेड है। उसका परिवार गैन और उसके भाई को उसकी केयर करने के लिए अच्छा
अच्छा पैसा पे करता है एंड ऑल्दो वो लोग काफी प्रिविलेज्ड हैं और उस आदमी की स्ट्रगल एक्चुअली बाहर मर रहे लोगों की स्ट्रगल के सामने छोटी लगे, पर हर किसी के पर्सपेक्टिव में उसकी खुद की प्रॉब्लम्स तो बड़ी होती ही हैं। उसका खुद का परिवार उसको एक कमरे में अकेला छोड़ देता है और बाहर के बच्चों को पैसों का लालच देकर वहाँ की सफाई करवाता है। ही बिकम्स सॉर्ट ऑफ अनटचेबल। उसका खुद का परिवार ना उसके पास जाना चाहता है और ना उसको देखना चाहता है, और इस अकेलेपन का एहसास ही उस आदमी को खोखला करने के लिए काफी होता है। जो पहली मूवी है वो लॉस के बारे में है, लॉस ऑफ एवरीथिंग इन एन इंस्टेंट एंड देन बिट बाय बिट, एंड द सेकंड मूवी इज अबाउट स्ट्राइकिंग बैक एंड लर्निंग टू लिव विद व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू हैव लॉस्ट। जो तुमने खोया है तुम उसको वापस तो नहीं पा सकते हो, लेकिन जो बचा है उसके साथ आगे बढ़ना ही बेस्ट ऑप्शन है, एंड दैट्स व्हाट द फैमिली डज। माँ मेक श्योर करती है कि उसके बच्चे अभी भी अपनी एजुकेशन पर फोकस करें, और बच्चे अपनी माँ की बिगड़ती हालत में काम और सर्वाइवल दोनों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। द बॉयज आर चीयरफुल एंड रेजिलियंट, भले ही चीजें काफी मिजरेबल हों, बट चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, और उनका लाउड एंड चीयरफुल होना थोड़ा मूवी के अदरवाइज ग्लूमी एंड ट्रेजिक टोन्स को बैलेंस आउट कर देता है, जो चीज ना जाने क्यों मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। आई थिंक जो फर्स्ट मूवी के कंपैरिजन में सेकंड मूवी है, तुम उसको ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज से ज्यादा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि दोनों ही मूवी सर्वाइवल के बारे में है। ऑल्दो ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज में वॉर ऑनगोइंग है और यहाँ पर वॉर एंड हो चुकी है, बट द थीम्स आर वेरी सिमिलर एंड आवर कैरेक्टर्स स्ट्रगल थ्रू लाइफ एंड विद सर्वाइवल एज द अल्टीमेट डूम अवेट्स। बट बेयरफुट गैन बहुत ज्यादा ग्राफिक एंड ब्रेव है और वो सब कुछ खुलकर दिखाती है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक हो। इट इज मोर अबाउट शोइंग रियलिटी, ताकि लोग जाने कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसा होता है, ताकि ऐसा अटैक सिविलियंस पर दोबारा कभी ना हो। नाकाजावा ने इसी कॉज के लिए लगभग अपनी पूरी जिंदगी लगाई। इवन मांगा को मेन स्ट्रीम पब्लिकेशन से साइडलाइन कर दिया गया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रूटल थी, लेकिन तब भी एक सपोर्ट ग्रुप के जरिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दुनिया तक पहुंचाया गया, और इसके साथ ही इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाने वाली पहली मांगा बनी। एंड ये वर्क इतना फिनोमिनल था कि इसने लिटरली एनिमे और मांगा की बाउंड्रीज को पुश करके उसको ग्लोबल मार्केट तक एक्सपेंड किया। सम पीपल इवन से कि इस मूवी से ही इन्फ्लुएंस होकर स्टूडियो जिबली ने ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज बनाई। ऑल्दो मैं ये जरूर कहूंगा कि ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज ऑब्जेक्टिवली बेटर रिटन और बेटर प्रेजेंटेड मूवी है अकॉर्डिंग टू मी, और हालांकि दोनों ही स्टोरीज रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, लेकिन बेयरफुट गैन इज मच मोर ब्रूटल and often just too real. It doesn't care much about telling a cohesively written story, it is more about showing what was experienced. And if Grave of the Fireflies broke your heart, this might crush it and leave a scar forever. 하지게 쏘고 눈물을 또 기내기가あまりにも広すぎる青空は